एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 ये बुक नंबर 2 है, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानी। आज इसके सभी इंपॉर्टेंट नोट्सों के ऊपर हम बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानी के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो है वो चैप्टर के कीवर्ड से लिया गया है कि लोकतंत्र क्या है। देखिए, बचपन से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 6, 7 क्लास 8, 9, 10, 11 से तो आपने ये सुना ही है कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, जनतंत्र क्या है। ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने बहुत पहले से सुना है, लेकिन अभी तक हमें इसे लेके चलना है। तो आज इसे हम थोड़ा विस्तारित रूप से जानते हैं कि आखिर लोकतंत्र है क्या। तो सबसे सिंपल भाषा में एक ही लाइन में कहा जाता है यहाँ पे कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है वही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। मतलब जनता कहने का क्या मतलब है? जनता मतलब हम, आप, आदमी, इंसान, इंसानों के द्वारा, इंसानों के लिए और इंसान के मतलब इंसान का और इंसान के द्वारा और इंसान के लिए जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र के भी प्रकार हैं, मतलब टाइप्स हैं। तो यहाँ पे देखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरे नंबर पे जो है वो है अप्रत्यक्ष, मतलब अपरोक्ष। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझते हैं। इसमें सभी नागरिक जो होते हैं, जो जनता होते हैं, वो बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक नियमों में स्वयं भाग लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी नागरिक, जितने भी आम जनता है, वो बिना किसी चयनित मतलब बिना किसी चुने हुए या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता में सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपने घर आपके आसपास देखा होगा कि हमारे घर के पंच वगैरह जो होते हैं किसी न किसी प्रकार के फैसलों को लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद या किसी श्रमिक संघ कहने का क्या मतलब है, मजदूरों का जो ग्रुप होता है, उनके स्थानीय इकाई इसके अच्छे उदाहरण में आते हैं। प्रत्येक लोकतंत्र जो है वो छोटे समूह के व्यावसायिक है, जहां पर पूरी जनता निर्णय में सम्मिलित होती है और बीच में कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, जैसे आदिवासी परिषद है। अब देखिए, यहाँ पे आदिवासी परिषद वगैरह के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं आगे के स्लाइड में। श्रमिक संघ के बारे में जान लेते हैं, जो मजदूरों का संघ होता है। ये सब इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं। अप्रत्यक्ष या परोक्ष क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र विशाल एवं जटिल समुदायों में अपनाया जाता है। क्या होता है कि प्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो लोकतंत्र के विशाल एवं जटिल समुदायों में को अपनाया जाता है। सार्वजनिक हित की दृष्टि से, मतलब सभी के अच्छे कार्यों के लिए, सभी के अच्छे हितों के लिए राजनीतिक निर्णय लेना, कानून बनाना, लागू करना आदि के लिए नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये क्या हो जाता है पता है आपको? हम जो विधायक चुनते हैं, हम जो सांसद चुनते हैं, हम जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये सभी अप्रत्यक्ष या परोक्ष में आ जाते हैं। इन्हें हम इसलिए चुनते हैं कि भाई तुम हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करो, तुम हमारे लिए स्कूल अस्पताल बनवाओ, हमारे लिए राशन का जुगाड़ करो, नौकरी का जुगाड़ करो। हाँ, ये बात दूसरी है कि ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं है। हमारे जितने भी नेताजी सब है ना, वो अपने घर भरने से उनको टाइम ही नहीं मिलता, तो वो हम आम जनता को क्या देखेंगे। तो बच्चों को अब ये करना है कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लें, ताकि उनको तो ये बात तो भरोसा हो ही गया होगा, अभी तक 12th क्लास में आ गए हैं कि नेताजी से तो कुछ होने जाने को नहीं है, जो करना है स्वयं करना है। तो ऐसे जो नेताजी होते हैं उन्हें हम अपने देश का प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी मानते हैं। ये हमारे नियम कानून बनाते हैं। तो ये था हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या था, लोकतंत्र के कितने प्रकार थे, ये सभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है कि कराची कांग्रेस संकल्प 1931। देखिए, कराची कांग्रेस संकल्प 1931 में उन मूल्यों का उल्लेख किया गया, मतलब उन चीजों के बारे में बताया गया है जो राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ध्यान से समझिएगा कि कराची कांग्रेस संकल्प 1931 क्या है। तो इसमें कराची कांग्रेस संकल्प 1931 में उन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया जो राजनीतिक न्याय, ध्यान समझिएगा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। मतलब कि ये बताती है कि इन चीजों के हम ऊपर खड़े उतरेंगे। तो ये था कराची कांग्रेस संकल्प 1931। अगला पॉइंट जो हमारा कहता है वो कहता है हित
प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन, ये भी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि एमसीक्यू में पूछा जाता है। हितों की प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी अस्पष्ट वर्ग विभाजन से प्रतिबिंबित नहीं होती। किसी कारखाने को बंद करवाने का यह कारण होता है कि उससे निकलने वाला विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार बहुत से चीजों की समाप्ति के कारण लोग रोजगार से हाथ धो लेते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके रोजगार छीन जाती है। देखिए, अब हित प्रतिस्पर्धी संविधान के बारे में समझ लीजिए कि बहुत जगहों पर यहाँ पे मतलब नॉर्मली तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिल्मों में ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि कारखाने के कारण धुआं निकल रहा है, मिट्टी खुदाई के कारण प्रदूषण हो रहा है, लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हित प्रतिस्पर्धी संविधान के अंतर्गत आने वाले कानून है। इसमें अक्सर बताया जाता है कि कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाले कचरा, धुआं या अन्य चीज जो वहां के आम लोगों को परेशान करता है, इसके लिए वहां पे उस चीजों को बंद करवाया जाता है। और इससे कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि उसमें काम कर रहे लोग जो होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उन फैक्ट्री से उनका घर परिवार चलता है। और ऐसे में अगर हम फैक्ट्री को बंद करवा दें, कारखाने को बंद करवा दें, तो क्या हो जाता है? उनका रोजगार जो है वो छिन जाता है। अब हम कानून के बारे में बात कर लेते हैं। कानून बहुत बहुत उम्दा टॉपिक है। कानून की जो सार है, इसकी शक्ति है कानून। इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यम का प्रयोग होता है। ध्यान से समझिएगा कि कानून क्या है। तो कानून जो है एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा बल प्रयोग करने का संचरण सुविधा है जिसके माध्यमों से हम अपने देश के अंदर सुख शांति का भी कह सकते हैं कि संचार करते हैं, क्योंकि कानून ही है, नियम ही है जिसके पालन सभी को करना अनिवार्य होता है। न्याय के बारे में भी जान लेते हैं कि न्याय क्या होता है। न्याय का सार निष्पक्षता है। निष्पक्षता मतलब समझते हैं, किसी का पक्ष नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे अमीर आदमी जो है ना, उनको ज्यादा पैसा है तो उनका पक्ष लेंगे, अगर उनके पास ज्यादा जमीन है, वो ज्यादा बलशाली हैं, तो कानून उनके पक्ष में न्याय देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। न्याय का मतलब ही है भारतीय संविधान में कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं जाना है। निष्पक्ष होकर जो सत्य है उसके हिसाब से न्याय देना है। कानून में कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्य करती है। अब यहाँ पे समझने योग्य ये बातें हैं कि अगर हम किसी के साथ कोई बुरा करते हैं तो हमारे साथ कानूनी कार्रवाई होगी, नियमों के हिसाब से हमारे साथ तहकीकात होगी। ये तहकीकात चला जाएगा अदालत में। अदालत के जो जजेज होते हैं वो हमारे कामों को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हमारे ऊपर न्याय देंगे। तो ये देखिए, ये प्रणाली जो होता है वो अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही होता है। अब जो सबसे मस्त वाली टॉपिक आ गई है वो है संविधान। इसे भी समझना जरूरी है क्योंकि ये तो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जैसे हमारे लिए गीता है। गीता और संविधान दोनों को समान माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर अदालत में भी गीता रामायण का कसम दिलाया जाता है संविधान को सही तरीके से चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो संविधान है वो क्या है उसे जान लेते हैं। संविधान भारत का मूल मापदंड है, नियम कानून का एक किताब है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज मतलब एक ऐसा किताब है जिसके किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत में तो है ही संविधान, लेकिन आपको तो पता है हर एक देश के लिए अपना खुद का एक संविधान है। ये बात दूसरी है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मतलब लिखा हुआ संविधान में सबसे बड़ा है। ऐसा प्रमुख मापदंड है ये संविधान जिसके नियम और अधिकारी संचालित होते हैं। अधिकारियों के माध्यम से इसे संचालित किया जाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही बनते हैं। देखिए, अब हम आपको बता दें कि ये कानून जो होते हैं ये संविधान द्वारा अधिकारियों द्वारा बनाए व लागू किए जाते हैं। आपको तो पता है हमारे जो सांसद होते हैं उनके द्वारा कानून बनाया जाता है, हमारे जो विधायक होते हैं उनके द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन इसे जमीन पर लाने का कार्य कौन करता है? इसे जमीन पर लाने का कार्य कार्यपालिका करता है, अर्थात जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। कोई भी अगर बात विवाद हो जाता है तो संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्तरण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। जितने भी नियम कानून हमारे संविधान में बनाए गए हैं उस हिसाब से उसके ऊपर बातें चित होती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वहीं पे संविधान की सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी हैं। जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें जो फैसला होता है वो फाइनल होता है, क्योंकि वही जो है वो सर्वोच्च है और वहां जो संविधान है वो उसके फैसले के बाद कोई फैसला नहीं हो सकता। इसलिए
आइए हम जानते हैं कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज क्या है? तो देखिए, पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गांव एवं अन्य जमीनी पर लचीले लोकतंत्र कार्यशीलता है। देखिए, पंचायती राज को समझ लेते हैं। पंचायती राज का मतलब, शाब्दिक अनुवाद क्या है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि 5 व्यक्तियों द्वारा यदि शासन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पंचायती राज कहेंगे। और ये कहां पे कार्य करता है? ये अक्सर आपके गांव वाले एरिया में काम करेगा, जहां पे हमारा निवास स्थान होता है गांव में, वहां पे ये पंचायती राज चलता है। इसका अर्थ होता है गांव एवं अन्य जमीन पर लचीले लोकतंत्र कार्यशीलता है। मतलब वहां पे लोगों के अंदर अगर न्याय की कोई गुजारिश करनी होती है तो वो किसके माध्यम से होता है? वो पंचायती राज के माध्यम से होता है। अब देखिए, स्थानीय पर डॉक्टर अंबेडकर का तर्क, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जो तर्क है उसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया है कि स्थानीय, कुलीन तथा उच्च जातीय लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जाति जनसंख्या के इस भाग को चुप कर देगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि हम अब इसी पंचायती राज को गांव वाले एरिया में लेके चलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं वो पैसे वाले हैं, और वो पद दलित लोग, मतलब कि जो दलित लोग होते हैं, उनका निरंतर शोषण होता रहेगा अगर उनके ऊपर इस तरह के शासन को छोड़ दिया जाए तो। और उच्च जाति जनसंख्या के इस भाग को चुप करा देगी, डर से, पैसा से उनको चुप करा के शांत करवा देगी। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी लोकप्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे। क्या हुआ कि स्वयं अपने को निर्देशित करे ग्राम स्वराज को वो आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में यही शासन चलता रहे। वो सभी गांव के जो लोग थे उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए स्थानीय शासन पे वो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और उन्हें पसंद भी था, किसे? महात्मा गांधी को, कि स्थानीय शासन होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद हो गया इसके बाद भी इसको लेके चलना काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। 1992 में 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ था, उसके बारे में जानना जरूरी है। ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में अस्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया ताकि महिलाएं भी आगे की तरफ बढ़ सके। इसमें से 17% सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो नीचे तबके के महिलाएं थे उनके लिए भी यहाँ पे आरक्षित सीटें दी गई। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया, जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। पहले तो महिलाओं के अंदर ये शक्ति सब थी नहीं, वो संविधान के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, वो नेताजी नहीं बन सकते थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, वो सांसद नहीं बन सकते थे, वो विधायक नहीं बन सकते थे। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ ना, उसके बाद महिलाओं को शामिल किया, और शामिल ही नहीं किया, 17% सीटें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया कि इस पे यही जाति के लोग खड़े होंगे। और 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993 से 1994 के चुनाव में यहाँ पे आपको बहुत भारी मात्रा में महिलाएं दिखेंगी। 80 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी, और वास्तव में महिलाओं के मानवाधिकार देने वाला एक यह बड़ा कदम था। मतलब महिलाओं को अधिकार देने के लिए यह बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाले संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992 से 1993 में लागू किया गया। यह था हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब हम जान लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर होता है, मतलब गांव के अंतर्गत आता है, गांव के लोगों के लिए होता है। दूसरा होता है जिला स्तर पर जिला पार्षद, ये खंड स्तर पर होता है। अब जिला स्तर पर आप नहीं समझ लीजिएगा कि एक जिला में सिर्फ एक ही जिला पार्षद होता है, नहीं, ये खंड स्तर पर होता है। जैसे जैसे उनका विभाजन होता है उस हिसाब से जिला पार्षद का चुनाव होता है। तीसरा जो होता है वह है पंचायत समिति, ये पंचायत के लिए होता है। कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण किया जाता है और इस पंचायत के लिए पंचायत समिति का चुनाव होता है। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है जिला पार्षद और तीसरा है पंचायत समिति।
अब हम जान लेते हैं कि पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व क्या है। पंचायतों की शक्तियां क्या है, पंचायतों को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है और उनके पास उत्तरदायित्व क्या है, ये कैसे कैसे काम करेंगे आम जनता के लिए। तो आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, ये सबसे पहला दायित्व है पंचायत के अंदर। दूसरा जो है वो कह रहा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना। तीसरा कह रहा है शुल्क, यात्री, कर, जुर्माना आदि लगाना एवं एकत्र करना। ये सारी जो शक्तियां हैं ये किसके अंदर है, पंचायतों के अंदर है। अगला पॉइंट है सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, ये भी इसका दायित्व है। जन्म और मृत्यु को आंकड़े के रूप में रखना, शमशानों एवं कब्रिस्तानों का रख रखाव करना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण करना, परिवार नियोजन का प्रचार करना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और एकीकृत बाल विकास योजना आदि को संचालित करना, ये सब पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। अब हम जान लेते हैं कि पंचायत जो होता है उसके आय का मतलब इनकम का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो देखिए संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर जो है ये इसके आयों में एक है। चुंगी, भू राजस्व आदि पंचायतों के आय का मुख्य स्रोत है। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान मतलब जो पैसे प्राप्त होते हैं इन्हें जिला के माध्यम से, उन शासनों में ये वृद्धि करते हैं और पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वो अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित आंकड़े लिखे हुए हो। ये तो आप समझ गए कि पंचायत को इनकम कहां से आता है। अब पंचायत का जो ऑफिस होता है उसका ये दायित्व है कि वो अपने ऑफिस के आगे बोर्ड लगा के बताएं कि उसने कितने पैसे को कहां पे खर्च किया है, ताकि आम पब्लिक को इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम जानते हैं कि न्याय पंचायत क्या होता है। न्याय पंचायत भी इंपॉर्टेंट है। कुछ राज्यों में क्या है ना कि न्याय पंचायत की स्थापना की गई है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इन्हीं के पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सजा तो हमारे जज साहब ही देंगे, अदालत में ही मिलेगा। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, उसे गांव से बाहर भगा सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते हैं। देखिए अब क्या होता है कि छोटे छोटे अपराध मतलब अब गांव में देखा होगा कि कभी किसी का बकरा चोरी हो जाता है, किसी का गाय किसी के खेत में चला जाता है, कोई किसी से मारपीट कर लेता है। तो ये अब सारे अब छोटे छोटे जो मसले होते हैं ना, इनको ग्राम पंचायत ही अपने न्याय पंचायत में इसको सॉल्व कर देता है। अब अगर मान लीजिए झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, किसी का सर फूट गया तो वो कहेगा भाई तो इसका इलाज करा और 10,000 रुपये दे। अब किसी के खेत में कोई माल मवेशी घुस गया तो वो कहेगा भाई जितना नुकसान हुआ है वो तेरे को भरपाई करना पड़ेगा। तो ये छोटे मोटे जो सजा होते हैं वो ग्राम पंचायत अर्थात न्याय पंचायत ही दे देता है। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों में आपसी विवादों में समझौते कराने में सफल होते हैं। विशेष रूप से तब यह प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री प्रताड़ित किया जाए तो उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाए। देखिए जब महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित मतलब मारपीट करना, उनको सताना, ऐसा काम किया जाता है, तब ये न्याय पंचायत जो है वो बड़ा फॉर्म में आ जाता है। फिर उनके साथ ये हिंसक प्रभाव को भी कर देता है। और कभी कभी तो ग्रामीण में अगर आप पंच का बात नहीं मानेंगे ना, देखिए सब चीज ठीक है, अदालत ठीक है, संविधान ठीक है, कानून ठीक है, लेकिन जहां जिस समाज में आप रहते हैं ना उस समाज के वरिष्ठ लोगों का जो पंचायत होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रहना तो आपको वही है। अगर पंचायत ने कोई फैसला दिया और आपने उसे नहीं माना तो आपसे लोग ही कट जाएंगे, वहां पे आपके लोग बात नहीं करेंगे, आपको अपने शादी में नहीं बुलाएंगे, आपको एक अलग कर देंगे। इसमें आप खुद को ऐसा अकेला महसूस करने लगेंगे जैसे आपका वहां पे कुछ है ही नहीं। इसलिए जो ग्राम पंचायत होता है, जो ग्रामीण पंच होते हैं, उनका भी सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जान लेते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल के बारे में भी जानना है कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है, ऐसा ग्रुप होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या है कि विभिन्न समूहों के हित में राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं और उनके मुद्दे को उठाते हैं। बहुत अपने यहाँ भारत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और इनके बहुत सारे नेता हैं। ये अपने जाति के लोगों के लिए आवाज उठाने का मुख्य काम करते हैं और इनके मुद्दों को उठाते हैं, इनसे जुड़े परेशानियों को उठाते हैं। अगर सड़कें नहीं है तो उसके मुद्दे को उठाते हैं, अस्पताल नहीं है उसके मुद्दे को उठाते हैं।
एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण करने वाला संगठन होता है जो सत्ता को हथियाने तथा सत्ता का उपयोग कर कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने का उद्देश्य रखता है। देखिए, लोकतंत्र प्रणाली में क्या है कि विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। जब किसी समूह को उसका हित पूरा होता दिखाई नहीं देता तो वो अलग दल ही बना लेता है, अलग पार्टी, अलग दल बना लेता है तथा दबाव समूह बनाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको ऑपोजिशन का बात होगा कि जो राजनीति जो सरकार कर रहा है तो वो बात नहीं मान रहा है, तो उसके खिलाफ क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, धरना देंगे, तो परोक्ष में जाके या फिर कहिए कि उनके खिलाफ जाके अपने बातों को मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए हम जानते हैं कि हित समूह क्या होता है। तो हित समूह क्या है? एक ऐसा समूह जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। हित समूह या राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हित समूह समझ में आ गया होगा कि हित समूह क्या है। हित समूह एक ऐसा समूह है जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दबाव समूह। तो जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उसकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो इस संगठन को क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हित समूह और दबाव समूह भी समझ में आ गया होगा। क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। चैप्टर का नाम था भारतीय लोकतंत्र की कहानी। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।